नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यालोकवाणी में। नमस्कार व्यालोक, आपको और व्यालोकवाणी के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से अभिवादन। सर, सीधे मसले की बात, कर्नाटक की बात, एसआईआर की बात। पुनरीक्षण शुरू हुआ, मतदाता पत्र की शुद्धि शुरू हुई, इसे शुद्धिकरण कहा गया। बंगाल में बवाल सबसे ज्यादा हुआ। लगभग मुझे लगता है कि दर्जनों बार कोर्ट और कचहरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर बिल्कुल ठीक है और चुनाव आयोग को इसकी इजाजत है, चुनाव आयोग का ये काम है। कर्नाटक में एसआईआर को ध्वस्त करने के लिए वहां की राज्य सरकार ने नया काम किया। अब वहां मस्जिदों और कम्युनिटी सेंटर्स में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो कि एसआईआर का सीधा पहला बुनियादी काम है कि वो लोग जहां हैं, नागरिक जहां हैं, मतदाता जहां हैं, वहां जाकर वो सत्यापन करेगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी अब लश्कर तैयबा या हिजबुल्लाह से भी खतरनाक हो गई है, उसको चूंकि इस देश के टुकड़े ही करने में दिलचस्पी है, इसलिए उसने एसआईआर की पूरी भावना को ही खत्म करने की तैयारी कर ली है। अभी सर हिजाब का मामला भी कोर्ट में है, और तब तक 1-1.5 महीने पहले कर्नाटक सरकार ने हिजाब को सरकारी स्कूलों में अलाउ कर दिया। जो भी फैसले आ रहे हैं, बंगाल में हमने देखा कि 15 वर्षों तक लगभग, जिसमें से 10 वर्ष भाजपा का शासन रहा, उसमें कोई भी केंद्रीय योजना इन्होंने लागू नहीं होने दी। कर्नाटक के एसआईआर पर हमें जानकारी दें, हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें और यह बताएं, इस एंगल से भी बताएं कि क्या केंद्र और राज्य कांग्रेस क्या अब इस मसले को भुनाकर और इस देश में आग लगाना चाहती है। ओवर टू यू सर। दरअसल एसआईआर एक ऐसी कहानी शुरू हुई इस देश में जो बहुत अरसे से, मैं ये कहूंगा कि इतने अरसे से लगातार हम देख रहे थे कि चुनाव में लोग दिखे ना दिखे, लेकिन परसेंटेज बढ़ता जा रहा था। दूसरा ये था कि सब लोग इस बात के चक्कर में थे कि भाई किस तरह से लोग मर गए, दूसरी जगह चले गए, और हम और आप जैसे लोग भी जिन्होंने अपने शहरों से ट्रांसफर किया, दूसरे शहरों में आ गए, रोजगार की तलाश में आ गए या कहीं भी आ गए, हम लोग काफी जगह पर आ गए, और उसके बाद हमने अपने जो मूल जगह है वहां से नहीं हटा। हमारा जो नाम है, चूंकि हट जाना चाहिए भाई, वोट तो एक ही जगह पड़ेगा ना। तो वो जो है वोट एक जगह होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के 2-2 जगह थे। बहुत सारे लोग हमसे भी आगे निकल चुके थे, उन्होंने 3-3 बनवा लिए। और उसके बाद बहुत सारे इतने अच्छे थे, उनको लगा कि यार हम लोग अपने देश का तो चुनते ही, चलो दूसरे देश का भी चुन देते हैं, उनकी भी मदद कर देते हैं। तो वो बांग्लादेश से अपना निकल के रात को इस देश की मदद करने के लिए चले आए कि चलो हम आपकी मदद करते हैं। तो वो सब मदद करने लगे। अब वो मदद करने लगे, उनको लगा कि भाई 1947 का एजेंडा जो है वो अधूरा है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। तो वो उस एजेंडे को भी पूरा करने में लग गए। और इसके बाद एसआईआर एक स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ, जो पहले भी होता रहा, तो उसको उन्होंने इस बार के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और उनको सरकार का भी समर्थन था, उन्होंने कहा कि चलिए इस बार इसको सफाई कर दी जाए। सफाई हो गई। तो उनको समझ में नहीं आया शुरू में, तो जो विपक्ष के एकदम हाथ एकदम खड़े हो गए, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और बंगाल हो गया, बंगाल हाथ से निकल गया, बिहार हाथ से निकल गया। आप ये सोच के देखिए, अगर आपके, मुझे लगता है वीरेंद्र सर के यहाँ कुछ नहीं वो जो, अच्छा अगर अच्छा वो जी आ गए, कौन था, तो वो जो अगर जिस तरह का पूरा बंगाल हाथ से निकला, जिस तरह से बिहार हाथ से निकला, तो वो एकदम कांप गए। देखिए कुछ कहानी और बताई जा रही है, आपने देखा होगा सब क्या कह रहे हैं कि साहब देखिए 27 लाख को उनको स्पेशल उसमें निकाला गया, और 27 से 31 लाख का अंतर रहा, 31-32 लाख का अंतर रह गया, तो ये सब खेल हो गया। वो कोई ये नहीं बता रहा कि
योगेंद्र सलीम यादव, वो 65 लाख जो जिनको हटे 64 लाख, उनके भी तो तुम वोट डलवा रहे थे ना, उनमें से भी तो वोट हुआ था ना, उसके लिए बोल रहे हो। और एसआईआर तो यहाँ नहीं हुआ, उसमें क्या नाम, आप पटना में उसमें देखिए स्पेशल, मतलब उसके लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं भेजे गए, जो सरकार थी उसने करा दिया, उन्होंने मान लिया, उसमें भी आप हार गए, उसमें भी लाखों लोग कट गए, 65 लाख 60 लाख। अरे भाई ये बेसिक था, इसमें तो बेसिक था ये, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे आप भाई। और अब आपने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नाम कट गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ओरिजिनल में कटते तो वो सड़कों पे आते कि नहीं आते? बिल्कुल आते। भाई क्योंकि बंगाल में उनको उन्होंने जो एसेंशियल सर्विस है, सरकार की लाभकारी योजनाएं, उनके साथ जोड़ा हुआ है। तो आपको कुछ और पता है या नहीं पता, लेकिन वो जो माइनॉरिटी का 80% आबादी जो है इसी पर डिपेंडेंट है कि जो फ्री का राशन है, फ्री का वो है, वो तो तुरंत सड़कों पे आ जाती है जैसे ही उसको 2 ही चीजों पे साथी है, या तो शरिया लाना है या शरिया करना है लोगों के जी। तो वो तो 2 चीजों पे सड़क पे आती है, तीसरी चीज पर तो उसको आना नहीं है। तो उसीलिए वो जो है वो भी नहीं उतरी, 2 करोड़ लोग उठ गए और वो लोग उतर नहीं रहे, क्योंकि वो लोग वो वोट थे ही नहीं, वो सिर्फ आप उनका इस्तेमाल कर रहे थे अलग अलग क्षेत्र में इस बार। लेकिन जैसे ही केरल वहां आए, कर्नाटक सह्याद्री पार करके जहां पहली बार बीजेपी की सरकार दक्षिण में बनी, और वो तो वो कर्नाटक है जहां हम्पी मौजूद है, किष्किंधा जहां था, रामायण की जन्म जो है वो है वहां, आप जाइए राम झरोका है, और जो रामायण में लिखा गया वो सीधा वहां वो होता है। मैं भी हैरान होता हूं कि यार अगर चलिए मान लीजिए वाल्मीकि जी ने जो है लिखी एक, तो उन्होंने कितना सटीक लिखा, क्योंकि राम झरोके से सिर्फ एक स्फटिक की माला होगी, सिंगल स्फटिक की, वो पत्थर की माला के नीचे, पत्थर की वो जो है पूरा पत्थर है उसके नीचे बैठे हैं, वो एक ही है, सिंगल है, वो लिखा हुआ रामचरितमानस में भी लिखा हुआ और रामायण में भी लिखा हुआ। और मैं जब गया तो वो देखा वाकई स्फटिक की सिंगल उसके नीचे, जहां से वो देखते थे कि कौन आ रहा है। ये सब मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी की अपनी आस्था वो माने, हम ऐसा मानते हैं भाई। तो ऐसी जगह पे जब बीजेपी आ गई तो जो वहां का सिस्टम था बिखर गया, और कांग्रेस को लगा कि हमको कुछ ना कुछ करना, तो उनको 10% वोट एक तरफा मिलते हैं मुस्लिम, बाकी तो सब जातियों में ऊपर नीचे। और जितनी कहानी है यहाँ सुनाई जाती है ना, ओबीसी SC ST और सवर्ण ने ये कर दिया, जैसा अभी मैं देख रहा था जीत भारती ने बहुत सारों को बहुत सारा पानी पिलाया कुएं से। तो वो जो है मजेदार बात ये थी कि वहां ये सारा, जैसे मैं देखता हूं कि 1960s के बाद से तो ब्राह्मण मंत्रिमंडल में भी नहीं आते वहां तमिलनाडु में, तो फिर वहां जो अत्याचार हो रहे दलितों पे वो रुक क्यों नहीं रहे भाई? वहां कहां अपर कास्ट है? ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका कि यार वहां अपर कास्ट बचा कहां है, तो भी रुके नहीं। तो ये जो सारी कहानियां उस झूठ का इस्तेमाल करके, उस चीज का इस्तेमाल करके, उनको उन्होंने बीजेपी को नहीं, उन्होंने हिंदुत्व को ही नष्ट करने की कसम खा ली, और उनको जातीय ताकत मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए जब DK शिव कुमार ज्यादा शार्प है, उसने देखा इन्हीं का हथियार इन्हीं पे इस्तेमाल करो, सरकार राज्य की है, जो ग्राउंड के कर्मचारी होंगे वो तो राज्य सरकार के होंगे, उनको जैसा कहा जाएगा वैसा किया जाएगा, जैसे ममता बनर्जी के यहाँ वो कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, SIR की आत्मा ही खत्म कर दी। SIR में क्या है कि आपको घर घर जाके वेरिफिकेशन करना है, इसीलिए तो इसने नाम कटे, वरना कहां कटते भाई? आप घर पे मौजूद नहीं, ये घर नहीं है मौजूद, ये कैसे पता चलेगा? जैसे एक ही जगह में 869 वोट थे, 2 कमरों का मकान है, 869 वोट थे, आपको जाके पता। SIR की आत्मा इसने मार दी कर्नाटक सरकार ने। एक छोटा सा इंटरजेक्शन है, तो फिर क्या कोर्ट की आंखें बंद हो गई हैं, सरकार गूंगी हो गई है क्या? अब आगे क्या देखते हैं आप? नहीं, हुआ क्या है कि उन्होंने मस्जिदों में और कम्युनिटी हॉल में उन्होंने वहां जाके बनाना, ठीक है, वो कर। लेकिन इसको लेके कल पूरे विपक्ष JDS और बीजेपी, जो अंबु कुमार है वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी, उससे मुलाकात हुई है, उसको उन्होंने दिया है और कहा है कि ये बेसिक, चूंकि
वो राज्य सरकार का ही कर्मचारी होता है भाई। वो राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ आईएएस होता है या सीनियर जो पीसीएस होता है, जो स्टेट सर्विस का होता है, जो आईएएस काडर में आ चुका होता है, उसको ज्यादातर हमने देखा है कि वो बनाया जाता है। वैसे कंप्लीटली आईएएस ही होता है सीनियर, जो मुख्य चुनाव अधिकारी वो बनाते हैं अपने राज्य में, ठीक है, क्योंकि वो राज्य के चुनाव तो सारे उसी से कंट्रोल होते हैं, उसमें सेंट्रल का रोल नहीं होता। तो लिहाजा वो तो वही करेगा। अगर कोई अक्सर रीढ़ का हुआ, जैसे हमने देखा मनोज कुमार अग्रवाल जो बिहार वहां बंगाल में थे, वो हमेशा से उसको ममता बनर्जी साइडलाइन करके रखती थी एक अच्छे अफसर को यार, लेकिन उन्होंने अपने इस अपॉइंटमेंट को माना और उन्होंने फिर पूरी ताकत से किया। अब ये अफसर उनका है तो ये नहीं कर रहा है, ये इसको मालूम है। तो अब वो जो है यहाँ आके मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात होगी, तब वो क्या करते हैं देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा पहले वहां का अधिकारी मजबूत था, मनोज कुमार अग्रवाल मजबूत, वो लगातार लड़ा रहा। उसने कहा कि साहब ये कर नहीं रहे हैं। याद होगा पहले 5 लोगों को शुरुआत में तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था ममता बनर्जी ने, याद है ना, चीफ सेक्रेटरी ने कान ही नहीं दिया था। तो उनको यहाँ कॉल किया गया था, चीफ सेक्रेटरी को कहा गया था 5 बजे तक यहाँ होना चाहिए, तो वो आए, फिर बताया, फिर उन्होंने कहा सस्पेंड करो, तो उन्होंने सस्पेंड करने की बजाय ट्रांसफर किया, तो कहा 24 घंटे में अगर सस्पेंड नहीं हो तो फिर तुमको देखा जाए, तब वो सस्पेंड हुए। तो जब आप इतनी ताकत के साथ इम्पोज करते हो तब है, नहीं तो शिव कुमार इस बात को, चूंकि वो शिव कुमार 2-4 महीने का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, 18-20 महीने बचे हुए इलेक्शंस के, 28 में इलेक्शन होने हैं, तो वो नहीं चाहता कि भाई उसको जो है ये रहे, इसीलिए वो हर साम दाम दंड भेद को कर रहा है। प्रियांक खड़गे जैसे लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। मैं अभी प्रियांक खड़गे की एक बाइट देख रहा था जो कहता कि हिंदू महिलाओं का सिंदूर या कुमकुम, हाँ कुमकुम, उसने कहा केसर से बनता है, केसर तो मुसलमानों के यहाँ से आता है, ये कैसे कर। हमने कहा यार इसको इतना ज्ञान कैसे पैदा हो गया और इसको ये कैसे पता चल गया कि कुमकुम ये लगाती है, तो इसके आने के बाद, पैदा होने के बाद ही लगाना शुरू किया होगा इस्लाम के। अबे हजारों साल से तू उल्टा बोल रहा है कि वहां ये पूछो कि ये मुस्लिम कहाँ से आ गए, क्योंकि वो तो कुमकुम हजारों साल से अगर आ रहा होगा, वैसे तो वहां नहीं ना केसर से बनता ना कुछ, उसको कुछ पता भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कर्नाटक एक एक्सपेरिमेंट है, एक नई लैब हो गई है, क्योंकि अगर बीजेपी को रोकना, पार्टी आती जाती है दोस्तों, उससे कुछ नहीं, अगर उस आइडियोलॉजी को रोकना है जो अब रिक्लेम आवर हेरिटेज, रिक्लेम आवर सिविलाइजेशन की बात कर रही है, उसको रोकने के लिए आपको उसको कास्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो उस पे काम कर रही है बीजेपी, कांग्रेस। कास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, उत्तर दक्षिण में डिवाइड करना पड़ेगा, जहां जहां भारत की फॉल्ट लाइन्स है उस फॉल्ट लाइन्स को बिल्कुल उभारना पड़ेगा, जो अय्याश नेहरू से लेकर राहुल विंची तक ने किया है। भारत को एक राष्ट्र के तौर पर क्यों देखा जाना चाहिए और भारत क्यों डिसेंट्रलाइज्ड राष्ट्रीयता हमेशा रहा, क्योंकि हम सभ्यता के उस गवाक्ष पर खड़े हैं जहां हम हरेक को पूरी स्वतंत्रता देते हैं और एक हमारे महादेव होते हैं ढीले ढाले से कि बैठे रहते हैं कि चलो सब बच्चा सब अपना काम कर रहा है, वो हमारा आदर्श है। लेकिन इन लोगों का आदर्श ब्यूरोक्रेसी है। खैर वो एक अलग वीडियो का विषय होगा। फॉल्ट लाइन्स उभारते हैं ये, चाहे वो राम मंदिर में हो, वहां जात का प्रश्न हो, चाहे कर्नाटक में हो एसआईआर का प्रश्न हो, मुसलमानों ने केसर की खेती की, बूटा मलिक ने अमरनाथ खोज लिया। अब इससे हास्यास्पद बात कुछ हो ही नहीं सकती है कि ससुर बूटा मलिक पैदा हुए 200 साल पहले और वो हमारे आदि अनंत महादेव को खोज लिए हैं। तो भाई अब भांग ही पड़ी हुई है पूरे देश में और भटियार खाना ही बना हुआ है और इसको चला रहे हैं हम लोग, इस पूरे आख्यान को कि बूटा मलिक ने खोज लिया। अभी इस बार सर मैं देख रहा था कि पूरे जेठ माह जो पूर्वी लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में जो मंगल को खिलाया जाता है भंडारा, उस पर भाई लोगों ने 5 बड़े मंगल होते हैं जी, उस भाई लोगों ने क्लेम कर दी, मियाँ जी लोगों ने, कि फलाने वाले बादशाह जी थे, उनकी बेगम जी थी, तो उनको बच्चा हो गया तो उन्होंने ये भंडारा यहाँ से शुरू किया और ये 1300 सीढ़ी पैदल चल के आती थी। कमाल है यार। और वैसे तो तुम लोग चूंकि यहीं 8वें दर्जे के मतांतरित हो तो सब ठीक ही है, वो हम मान लिए। लेकिन एक दूसरी फॉल्ट लाइन उभारी जा रही है सर, वो है पंजाब में। मानवाधिकार केवल आतंकियों का होता है,
सतलज फिल्म की बात कर रहे हैं, उस पर आप अपनी बात कहें, उसके बाद हम लोग इस वार्ता को कंक्लूड करने की सोचेंगे। दरअसल वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। मैंने चूंकि मैं पिक्चरें बहुत ही कम देखता हूँ व्यालोक, और उन पर बहुत ज्यादा वो भी नहीं देखता, क्योंकि मुझे लगता है किताब पढ़ लूँ तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं चीजें। लेकिन मैं देख रहा था सुबह, आज सुबह मैंने देखा तो उसने दिलजीत दोसांझ का एक वो रहा। वैसे भी मैं दिलजीत दोसांझ को बहुत ही थोड़ा सा उसके पुराने रिकॉर्ड को देखता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि भाई ये क्या लिखा। उसने कहा इस फिल्म पे तो बैन था ही, लेकिन ये लोगों को मिल गई और ये सब करना है, और 25,000 लोगों का खबर और ये सब। तो मैंने उसको वैसे गौर से देखना शुरू किया, तो देखा कि अरे ये तो जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी है, और मैं तो गया था, मैंने तो ये खबर की थी। मैं तो 2 से 4 हजार जब लिखा था, दरअसल क्या हुआ, ये 2003-4 में खबरें आनी शुरू हो गई, क्योंकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और उसमें उसने तरन तारण, गुरदासपुर पट्टी में, इन 3 जिलों, अमृतसर के जो आउटर्स में थे, और इन 3 जिलों में उस दौर में 1983 से 93 के बीच का एक ऐसा परिपक्ष रहा है कि हिंदुस्तान के तिरंगे को संभालने वाले लोग नहीं मिले। वहां से थानों से भी तिरंगा उतरवा देते थे, ये हालत थी। ठीक है साहब, रात में थाने वाले भाग जाते थे बंद करके, सब खाली पड़े। उस दौर में जो लोग लड़े, उन लोगों की कहानी होनी चाहिए। लेकिन उस दौर में उसने, खैर एक मैं उनकी पत्नी का इंटरव्यू भी लिया, जसवंत खालड़ा की, उन्होंने बताया साहब ये कहानी है। तो मैं उन तमाम जगह पे गया, तो 2000 के करीब की लाशों को ये सीबीआई ने भी माना। ये नहीं है कि उसमें सारे सिख ही थी के, ये भी नहीं मुझे पता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं उन्होंने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि कोई एफआईआर तो थी नहीं साहब। वो कह रहे हमने उनके गांव गांव जाके एफिडेविट लिए, ये लिए। अब वो कौन सा कहाँ गया था, कैसे लाश मिली थी, कैसे बताओगे किसकी लाश थी? और अमरिंदर सिंह ने तो पहले कहा था कि जो 35,000 हिंदू मरे उस दौरान, जो भागे, मारे गए, और गांव में सीरीज से खत्म किया गया। आपको मालूम है, रेडियो चला के खत्म किया गया। लोग सिर्फ कश्मीर को रोते रहते हैं, क्योंकि यहाँ भागे नहीं ना भाई। यहाँ 38-45% से 38 हो गए, लेकिन यहाँ भागे नहीं कंप्लीट, तो इसीलिए वो बच गए, थोड़े बहुत हुआ, वरना तो उस पर किसी ने बात नहीं की। और मैंने सोचा कि यार, मैंने खबर पढ़ी, आप जाओगे अगर, मैं अभी ढूंढ नहीं पाया मैंने सुबह, क्योंकि अब एआई का जमाना आ गया। एआई क्या करता है, एआई हमेशा आप देखेंगे बैलेंसिंग व्यू करता है, या उनके कंट्रोल में जो एंटी इंडियंस आईडीए पे है, ये आप जाके देखिएगा, एआई में सब में लगेगा। जैसे वो आपके लिए बनाएगा नहीं, जब आप टेररिज्म की कोई बात करोगे, कवर करने की कोशिश करोगे, तो आपके व्यूज वो कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और उस पर मोनेटाइजेशन नहीं होता। मैं बल्कि अभी कर रहा था, लेकिन मुझे तो शौक है, तो इसलिए मैं करता हूं, क्योंकि मैं तो उसको कवर करता हूं, इंडियन मुजाहिदीन को सबको कवर किया हुआ। तो मैंने फिर वो जाके देखा कि यार ये 25,000 कैसे हो गए भाई। उस समय भी 4,000 लिख रहे थे, जसवंत खालड़ा के घर वाले 4,000 बता रहे थे उस समय भाई। ये कहने लगे साहब वो 2,000 कुछ तो इन 3 जिलों की उसका रिकॉर्ड था। मैं शमशानों में भी गया था, मैंने लोगों से भी इंटरव्यू लिया कि भाई हम रात में देखते थे, जला रही पुलिस आती थी, जला देती थी। तो पुलिस जलाती क्यों थी? पुलिस नदियों में भी फेंक सकती थी। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ, उसका बहुत सारे डेड बॉडीज बेचारी वहां मिली। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो तो वॉर हो रही थी, दोनों तरफ से मिल रहे थे, लड़ रहे थे। इधर से कैट आ गए थे, मतलब जो कैट क्या थे, वो थे जिन्होंने समर्पण करके पुलिस के साथ, जैसे इखवान बन गए थे कश्मीर में। जावेद कूकापारे ने इखवान बनाया, उसी ने फिर बाद में जैसे सलवा जुडूम बना था कुछ दिनों, सलवा जुडूम बना, तो उसी तरह से सेम ये किया गया। तो इसमें बहुत सारे लोग आपसी रंजिश में मारे गए, किसी ने अपनी इसी दौरान निपटा ली, किसी ने कुछ और कर दिया। तो ये एक बैड चैप्टर था, लेकिन वो ऐसे समय पे लाना, फिर बाद में वैसे मैंने चेक किया तो पता चला कि जब ये जनाब खालड़ा साहब जो ये कह रहे थे कि भिंडरावाले साहब ने हमारे लिए ये किया, हमें वापस खड़ा कर दिया, ये सब चीजें, उनके इंटरव्यू है, वो सब है, अब तो सेट पे मौजूद है, आप अगर उसको देखेंगे तो वो मौजूद है। और अगर हम लोग खालड़ा साहब को देखें तो वो कनाडा पहुंचे, और कनाडा तो आपको मालूम है, कनाडा जाने वाला आदमी क्या करेगा? कनाडा में वो कुछ नहीं, एड ही तभी मिलेगी जब आपको भारत को पूरी गाली देनी पड़ेगी, और भारत को गाली देनी पड़ेगी, भारत सरकार को जालिम साबित करना पड़ेगा, और तमाम हिंदुओं को एक ऐसी कौम के तौर पर साबित करना पड़ेगा जो हमेशा से उन पर विरोध करती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये उसी को मैंने देखा, और तब मुझे लगा कि अरे ये तो जो है कनाडा से क्रिएट किया गया, और इसीलिए
इस फिल्म का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि वो ऐसे समय पर सरकारों को और खास तौर से चुनाव के लिए किसी एक पार्टी के लिए वही उन्माद की जो विक्टिम बनाया जाए। कोई ये नहीं कह रहा कि किस तरह से फौजा सिंह की पत्नी जो अखंड कीर्तनी जत्था का अमरजीत कौर थी, या नक्षत्र सिंह, बहुत सारे आतंकियों का, लाभ सिंह, सुखा, जिनको मार सैकड़ों, यार उन्होंने बहुत लोग मारे, उनका कोई ख्याल नहीं, सिर्फ उनको विक्टिम कार्ड। चूंकि मैंने माचिस फिल्म भी देखी थी एक, वैसे पिक्चरें बहुत कम है, उसमें भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये विक्टिम क्या है, क्योंकि इस देश में एक ऐसी मेजॉरिटी है जो बना बनाया वो है विलेन, वो बनी बनाई विलेन है। अगर फिल्म बनेगी तो वो उसने मारा होगा, अगर कोई कम उसमें बननी है, अगर कोई अल्पसंख्यक उसको दिखाना है तो उसमें उन्होंने ही मारा होगा। जैसे मैं अभी आज के वहां 38 लोगों को फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने, मतलब उसके खिलाफ जो सजा के खिलाफ आई थी उन सबको खारिज किया है। उसने 38 को मौत है इंडियन मुजाहिदीन के, और 11 को आजीवन कारावास है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये सारी चीजें, जब मैंने उसके लिए सबसे बड़ी किताब शिशिर गुप्ता ने लिखी साहब, इंडियन मुजाहिदीन एनिमी विद इन, अब मैं जब उसको पढ़ रहा था ऐसे ही दोबारा रिकॉल करने के लिए आज, ऐसे ही मैंने, चूंकि मैं तो खरीद के रखता हूँ उन किताबों को, तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ा जाए, तो मैंने अपने किंडल से निकाला, ये देखिए, तो मैंने सोचा कि चलो, और फिर मैं हैरान हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो सारे हैं ज्यादातर ये वो लोग थे जो 1992 की बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए आए थे, और ये चूंकि हिंदू जो टेरर है उसको सरकार ने सही से सजा नहीं दी हिंदू टेरर के प्रति। ये 2008 में पकड़े गए जब यूपीए की सरकार थी, उसका क्या लेना देना जो सेफरन टेरर क्रिएट कर रही थी, और अब तो तय भी हो गया कि उनका कोई लेना देना नहीं। ये सब चीजें एक हिंदुओं को बिल्कुल एक ऐसी, मतलब आप सोचिए, उसकी रामचरितमानस जला सकते हो आप, उसके भगवानों को गाली दे सकते हो, उसके मंदिरों को तोड़ सकते हो, उनको भगा भी सकते हो, उनकी बेटियों के साथ रेप कर सकते हो, उनकी बेटियों को भगा के धर्म परिवर्तन करा सकते हो, उनके साथ सामूहिक रेप कर सकते हो, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वो विलेन भी है, वो आपको कुछ करने नहीं देता, जैसे वही ठाकुर का। और जब कानून बनाने हो तो आप उन्हीं के खिलाफ बनाएंगे, जब आपको संविधान की याद दिलानी हो तो उन्हीं को दिलाएंगे। और ये बात गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि आप जितना सहेंगे उतना चलेंगे। अभी 1% हिंदू भी नहीं जवाब देने लायक हुआ है, और तब इतनी बेचैनी है। सोचिए अगर 15-20% हिंदू जवाब देने लगेगा तो क्या होगा। ये दोनों विषय ऐसे थे कि इन पर एक लंबी चर्चा और की जा सकती है, और बहुत सारी चर्चा की जा सकती है, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन पर हम सर के साथ एक स्पेशल शो जरूर करेंगे, क्योंकि अहमदाबाद के फैसले के बहाने से, क्योंकि आज कई सारे विषय थे इसलिए हमने आज वो विषय टच नहीं किया, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन को सर ने बहुत करीब से कवर किया है। और ये जो कल पैदा हुए लोग बोल रहे हैं कि 2008 में इस वजह से, तो इंडियन मुजाहिदीन कब पैदा हो गया था ये भी उनको जरा सोचना चाहिए। और ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें, लेकिन इस देश में अक्षय मुकुल सितारा लेखक हैं जो लिखते हैं कि गीता प्रेस हिंदू टेरर को हवा दे रही है। इस देश में ये गुप्ता जी बड़े वाले लेखक हैं, और जिसकी पूंछ उठाइएगा तो देखिएगा कि वो मादाही है। ये वामपंथी कवि के उद्गार हैं, लेकिन सटीक हैं यहाँ पर। तो अभी के लिए फिर किसी वीडियो में अगले विषय में को लेकर मिलेंगे। धीरेन्द्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, अगर आपको लगा हो कि काम की बात हुई है तो प्लीज इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। धीरेन्द्र सर का चैनल धीरेन्द्र कुंडीर न्यूज पॉइंट है। अगर किसी न्यूज की अलग व्याख्या चाहते हैं तो उस चैनल को जरूर सुनें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।